तो 11th के क्लास में फिजिक्स के पहले लेक्चर की यदि मैं बात करूं तो जो अंतर है क्लास 12, 11th और 10th में, आप 10th तक केवल एक साल का पढ़कर एक साल के सिलेबस को दिमाग में रखते थे और अपना एग्जाम देते थे। लेकिन जब आप 11th में आ गए हैं तो 11th के टॉपिक को आज पढ़ेंगे और 2 साल बाद जो आईआईटी का एग्जाम होगा तब तक आपको ये कैरी करना है अपने ब्रेन में। और होगा ये कि जो 11th में आप पढ़ते हैं उन आइडियाज को 12th में भी यूज करना होगा कई टॉपिक्स में। तो ये कुछ ऐसे समझिए कि कुछ टूल्स हर एक चैप्टर में हम कलेक्ट करेंगे जिनको अपने कंफर्ट से हम यूज कर सकते हैं 11th के भी बाकी आगे के चैप्टर्स में और 12th के भी चैप्टर्स में। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि मैंने 11th पढ़ लिया, 11th का एग्जाम हो गया और बस अब उस सिलेबस को मैं भूल भी जाऊं तो थोड़ा बहुत काम चलेगा। यहाँ 11th वाले सारे आइडिया कैरी करने होंगे, 12th में उनको यूज करिए और 12th के बोर्ड के बाद आप आईआईटी का एग्जाम हो रहा है उसमें अपियर होइए। तो वहां तक कैरी करने का मतलब है आप जब पढ़ाई करें तो उसमें जो ध्यान रखना है आपको कि जो कुछ बताया जाए उनको ठीक से समझे क्लास में पहला, फिर उनको रिवाइज करें इस तरह से कि वो याद रहे कंटिन्यूअस, और नए क्वेश्चंस में उन आइडियाज को अप्लाई करने के लिए अपने को तैयार करें। इनका जो प्रोसेस होता है कि बेसिक्स बताया जाएगा, उनको आप समझ लें, उससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन हो तो क्लास में पूछें। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है जिनमें आप उन बेसिक्स को अप्लाई करके उस पर कॉन्फिडेंस लाते हैं कि हाँ मैं ये सीख गया। और फिर जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तो डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट आपको दी जाएगी जिनमें पीछे के चैप्टर्स के टॉपिक्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा। उन क्वेश्चंस को भी आप बना करके अपना कॉन्फिडेंस इनहेंस करेंगे कि हाँ यार ये भी मेरे अभी तक याद है। और इस प्रोसेस के थ्रू हर एक चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी मेंटेन करने में थोड़ा सा पॉजिटिव आप ये करिए कि हर एक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स की मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स में हम लोग क्लास नोट्स एक बनाएंगे, एक कॉपी आप बनाइएगा जिसमें होमवर्क करेंगे, विज्ञान के बुक के क्वेश्चंस बनाएंगे। एक बुक बनाइएगा, कॉपी बनाइए जिसमें एचसी वर्मा किताब के सारे क्वेश्चंस हम बनाएंगे, तो वो रिलीजियसली आप फॉलो करें। आपके पास क्वेश्चन एक जगह यदि बना हुआ होगा तो कभी भी रेफरेंस लेना चाहें तो आप ले सकें। और चूंकि 2 साल की बात है तो कई बार ऐसा होगा कि हम भूलेंगे, फिर हम रिकॉल करेंगे, तो यदि हमने प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है नोट्स तो वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो फिजिक्स में क्या क्या, एक क्लास में जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए क्लास नोट्स, दूसरा आप रखिएगा जो विज्ञान के बुक के क्वेश्चंस बनाएंगे उसके लिए, तीसरा आप रखिए कॉपी जिनमें आप एचसी वर्मा के क्वेश्चंस बनाते हैं वो, और एक कॉपी उसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सीट बनाने के लिए, क्योंकि वो जो अलग से आपके 10-10 क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा उनको आप बनाते हैं, तो वो तो डेली मेंटेन करना होगा कि 10 क्वेश्चन मिला अगले टर्न के या उसके अगले टर्न पे, और हम हर एक में वो बनाते चले। अब पढ़ते वक्त भी क्या खास करना है कि पढ़ना है इस तरह से कि 2 साल हमें याद रहे, तो एक सीक्वेंस ऐसा बने जिनको कि हम याद रख सकें कहानी की तरह, तब तो आसान है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। इसके बारे में हम लोग ये कहते हैं फिजिक्स नेचर में होने वाले इवेंट्स और उनसे रिलेटेड लॉ है। अब इसका मतलब हुआ कि किताब में नेचर को एनालाइज करके रूल्स बनाकर लिखा गया है, तो यदि हम किताब नहीं भी पढ़ते हैं तब भी बहुत से रूल हमें पता होगा क्योंकि नेचर के इवेंट्स को हमने ऑब्जर्व किया होगा। जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स में बच्चे 11th में पढ़ते हैं, लेकिन जो मल्लाह हैं, नाव लेके नदियों में खड़े हैं, वो तो कभी स्कूल गए भी नहीं, तब भी बहुत अच्छा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस में। उनको ऐसा नहीं होता कि आज मुझे एचसी वर्मा का किताब मिलता तो मैं नाव चलाऊंगा, मतलब वो कूल है, उन्हें पता है ये एचसी वर्मा वाले भले ही क्वेश्चन गलत बनाए मैं सही जगह ले जाऊंगा बोट को। उनको अपने एक्सपीरियंस से वो सारी बातें पता है जो कागज कलम लेके हम अपने किताबों में समझ कर कॉपी पे बना रहे होंगे।
तो नेचर इंपॉर्टेंट है यहाँ, किताब उसके पीछे पीछे है। ये नहीं कि किताब पहले है फिर सूरज भगवान बिहेव करेंगे, उनका बिहेवियर फिक्स है, फिर वो किताब में हमने उनको ऑब्जर्व करके कुछ रूल्स बना करके लिखा है। फिजिक्स के लिए दूसरा वर्डिंग्स यूज करते हैं हम लोग, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। एक पार्ट तो ये हमने कहा, दूसरा वर्डिंग्स हम लोग यूज करते हैं, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट physical quantities and their interrelationship. In physics we study about physical quantities and their interrelationship. अब मीनिंग समझिए कि फिजिक्स में आप कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात करेंगे और उनके आपस के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। इस पॉइंट को समझिए। जैसे आप लोगों ने मोशन पढ़ा क्लास 9th में, जैसे आप करंट पढ़ते हैं क्लास 10th में, तो कोई भी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहां कुछ क्वांटिटीज आता है। जैसे मोशन पढ़ा तो वहां u आया, इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a, टाइम t, डिस्प्लेसमेंट s, और उनमें रिलेशन पढ़ा बाद में आपने v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, या तो क्वांटिटी के बारे में पूछेगा या फिर उनके रिलेशन के बारे में कुछ पूछेगा। तो पूरे फिजिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, किसी भी लेवल में पढ़ते हैं, तो वहां क्या करना है, ये डिफिनीशन है इसका। फिजिक्स में क्या करने वाले हैं हम लोग, तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो या तो क्वांटिटी में हम कंफ्यूज रहेंगे तो हमसे क्वेश्चन गलत होगा एग्जाम का, या हम उनके रिलेशन को नहीं जानते होंगे प्रॉपर्ली तो हम मिस करेंगे। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी और उनके रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहले ये तो पता चले आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी कौन से है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए कॉपी पे, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन से है, तो आप कहते हैं द क्वांटिटी which can be measured is called physical quantity. अब यहां हमने कहा कि जिन्हें हम मेजर कर सकें, तो एग्जांपल आपके दिमाग में आ ही जाएगा। मास आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर इसे भी आप मेजर कर सकते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं। आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, तो आपकी अच्छाई को मैं कैसे मेजर करूं? सर गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे, मैं तो कभी भी झूठ नहीं बोलता, मैं 2 गांधी जी के जैसे बराबर सच्चा इंसान। तो ऐसे आप ऐसा कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया गया है फिजिक्स में। तो जिनको हम मेजर नहीं कर सके उसके लिए कहते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आज का मौसम बड़ा अच्छा है, कितना अच्छा, 4 किलोग्राम नहीं यार, ऐसे कैसे किलोग्राम में मौसम अच्छा, तो मौसम अच्छा कैसे मेजर कर सकते? वो तो फील आता है। अच्छा ये फीलिंग क्या, वो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं उसको फिजिक्स में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, फिजिक्स में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब ये ऐसे एग्जांपल्स हमें जब दिख गए तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आखिर ये मेजरमेंट का मीनिंग क्या है। मेजरमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि आपने फिजिकल क्वांटिटी तो समझ लिया और उसमें टर्म आया कि मेजर कर सकते हैं। अब तो मेजर करने का मतलब पता होना चाहिए हम लोगों को। ये क्या है, इट इज कंपैरिजन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी with
standard of same type of quantity. It is comparison. तो सबसे पहले मेजरमेंट को समझिए कि इट इज कंपेरिजन. किसका कंपेरिजन? इट इज कंपेरिजन ऑफ ए गिवन क्वांटिटी विथ ए स्टैंडर्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी. अब कंपेरिजन करेंगे तो जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? किसी स्टैंडर्ड के साथ. अगले पेज पे मैं लिख देता हूं, दिस स्टैंडर्ड is called unit of that quantity. जैसे मुझे बोर्ड का लेंथ मेजर करना है तो मैं कहूंगा कि यार 1 मीटर लेते आओ स्केल और उससे मेजर कर लें. नहीं तो स्केल लेते आओ उससे मेजर कर लें. जो नहीं वो भी नहीं है तो हमें कोई लकड़ी का टुकड़ा ले आएंगे उससे मेजर करेंगे. वो भी नहीं तो अपने हाथ से मेजर कर लेते हैं. कहते हैं अच्छा ये 6 हाथ के बराबर बोर्ड है. ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं. तो क्या ये सारे के सारे यूनिट हो गए? तो सारे के सारे यूनिट हो तो सकते हैं. इसका मतलब हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर यूनिट ये जो है इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए, उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए. एक पॉइंट. और ये मेजरमेंट के मीनिंग को एक बार और समझ लें कि जैसे मुझे पसंद है मेरे हाथ में जो ये स्टाइलस है या पेन है ये, और इससे मैं मेजर करना चाहता हूं इस टेबल जहां मैंने अपना टैब रखा हुआ है उसका लेंथ. तो मैं उसके किनारे पर रखकर और इस पेन के कंपेयर करके मैं देख रहा हूं कि ये 3 पेन के बराबर इसका लेंथ है. तो जब भी कभी हम मेजरमेंट की बात करेंगे, जब भी कभी हम मेजरमेंट की बात करेंगे तो मेजरमेंट में हमारे पास, ध्यान से सुनिए कि जब हम मेजर करते हैं मेजरमेंट में हम क्या देखते हैं? मेजरमेंट में हम देखते हैं 2 चीजें होंगी. जैसे मैंने लेंथ मेजर किया तो यदि मेजर किया है लेंथ और मैंने 1 मीटर का स्केल लेकर मेजर किया तो हम लोग लिखेंगे एक तो उसका न्यूमेरिक पार्ट होगा और एक यूनिट. जैसे मैं लेंथ लिखना चाहता हूं मेजर करके तो जैसे मैं लिख सकता हूं 5 मीटर. तो हम जब भी मेजर करेंगे तो मेजरमेंट के 2 टुकड़े दिखेंगे. एक जिससे मैंने कंपेयर किया, तो ये जो लेंथ हमने मेजर किया था वो किससे कंपेयर किया है? मीटर स्केल से. और कितने मीटर स्केल के बराबर है ये? 5 मीटर स्केल के बराबर. तो मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड एक यूनिट होगा, जिसे स्टैंडर्ड एक क्वांटिटी होगा जिसे हम यूनिट कहेंगे. जैसे मीटर होता है लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट, और उससे कंपेयर करके हम लिख रहे हैं 5 मीटर. अच्छा आपने ये भी तो सुना होगा इसको 500 मीटर भी 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. अच्छा ये मीटर यूनिट बड़ा होता है या सेंटीमीटर यूनिट बड़ा होता है? मीटर बड़ा यूनिट है. तो जब हम ऐसा कभी देखते हैं कि लेंथ का 2 यूनिट मेरे पास अवेलेबल है, तो जब हम छोटा यूनिट यूज करेंगे तो उस सेम लेंथ के लिए वहां पर जो न्यूमेरिक पार्ट होगा वो बड़ा हो जाएगा. तो यदि नंबर के लिए हम n यूज कर ले, यूनिट के लिए u, तो हम क्या देखेंगे? एक रिलेशन n1u1 इक्वल्स टू n2u2. कि यदि यूनिट बड़ा कर देते हैं तो न्यूमेरिक पार्ट क्या हो जाता है? छोटा. और इसको ऐसे भी लिखते हैं दूसरे वर्डिंग्स में, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u. मतलब यूनिट बड़ा लोगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, नंबर बड़ा लोगे तो यूनिट छोटा हो जाएगा. तो जब भी कोई मेजर्ड डाटा है उस डाटा के लिए ये रिलेशन है, एक ही डाटा के लिए. ये लेंथ हमारे पास या तो मैं 5 मीटर उसे लिख सकता हूं या फिर मैं 500 सेंटीमीटर लिख सकता हूं. तो
छोटा यूनिट चुनेंगे तो उसके साथ वाला न्यूमेरिक पार्ट बड़ा आ जाएगा सेम मेजर्ड वैल्यू के लिए। तो मेजरमेंट में हमने कहा ये कंपैरिजन है। तो आप ये सोचो ना कि जैसे मैंने टेबल का लेंथ अभी अभी बताया आपको, टेबल, तो टेबल्स लेंथ मैंने जैसे कहा 3 पेन, तो मेरे लिए अभी यूनिट कौन हो गया? जो मेरे हाथ का पेन था ये हो गया यूनिट टेबल के लेंथ को मेजर करने के लिए। लेकिन ऐसे किसी भी यूनिट को कोई क्यों मान ले? तो इसके लिए कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार फ्रांस के राजा सुबह सुबह उठे और वो राज में अपने कहते हैं कि आज से पूरे जो भी लोग मेरे राज्य में रह रहे हैं सब लोग ये मेरे हाथ मेरे मेरे पैर का जो लेंथ है उसको स्टैंडर्ड मान लो और जितनी भी मेजरमेंट हो उसी लेंथ के आधार पे करो। और उसको वो यूनिट उनके पैर से रिलेटेड है तो वो फुट कहा गया। भाई सोचो, राजा कह रहा है कि अब जो भी मेजर करना है मेरे पैर के स्टैंडर्ड हो गया और इसी के रेस्पेक्ट में मेजर करो। तो आपको यदि कमरे के लेंथ को मेजर करना है तो राजे के पैर उसके हिसाब से देखो कि वो कितने लेंथ का है। मान लो 15 फुट बाय 15 फुट। तो ये जो आपने देखा कि राजा ने कहा कि पैर को स्टैंडर्ड मान लो, तो उस समय तो यही चलेगा, क्योंकि नहीं आप मानते हो तो फिर उस राज्य में नहीं रह सकते, ऊपर से कुछ फुट कम करवा दिएगा। तो अब सोचो जैसे अपना भारत पाकिस्तान कितना प्यार मोहब्बत आपस में रहता है, जानते ही हो। तो ऐसा ही इंग्लैंड और फ्रांस के बीच भी बड़ा प्यार मोहब्बत रहता था। मतलब वो फ्रांस वाले कहते थे कि ये सारे बेवकूफ है इंग्लैंड वाले, और इंग्लैंड वाले कहता था कि ये फ्रांस वालों को लगता है कि हम ही हैं सबसे बड़े। तो इंग्लैंड के राजा उठे, वो पता चल गया फ्रांस वाले ने तो कह दिया, तो उनको लगा उनसे मैं कम हूं क्या? तो उन्होंने कहा आज से मेरे राज्य में जो भी रहेंगे मेरे हाथ को स्टैंडर्ड मानेंगे और वो यार्ड कहलाएगा। सोचो फुटबॉल के फील्ड का लेंथ आजकल भी यार्ड में ही हम लोग याद करते हैं, मुझे नहीं याद है, यार्ड में होता है। तो जो गेम जहां का है, क्रिकेट यदि इंग्लैंड का है तो उसका भी यार्ड में होगा। आप लेकिन फ्रांस बड़ा डेलिकेट उसका कल्चर, अभी दुनिया में अभी भी लेंथ वेथ, अभी भी आप घर बनवाते हो आर्किटेक्ट के पास जाते हो, कहते हो अच्छा कमरे का साइज होना चाहिए 12 फीट बाय 20 फीट, तो ये जो बोलते हो वो फिर उसी राजे के पैर का आज तक उपयोग कर रहे हो, वो अभी भी चला आ रहा है। और अपने यहाँ तो दोनों ही आए, फ्रांस के लोग भी आए, इंग्लैंड के भी आए, हम लोग तो सबकी बातों को मैं हाँ भाई फिट भी ले लेता हूँ, यार्ड भी ले लेता हूँ अपने। तो ऐसे यूनिट कई चल रहे थे और अभी भी है। गांव में जाते हो तो वहां बात की जाएंगी, वो बांस का एक टुकड़ा ले लिया जाता, लगे लेके इतने लगे का ये है खेत, और या फिर हाँ डंडे लेके नाप लेते थे लेंथ वेंथ, तो वो सब वही भी स्टैंडर्ड बना लेते थे। तो अब यहाँ हमें क्या सीखना है कि आखिर ये स्टैंडर्ड के क्या कोई टेक्निक है कि क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड को कैसे डिफाइन किया जाए या क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। कि यूनिट जब डिसाइड करोगे जिससे आप कंपेयर करते हो तो उसकी क्या खासियत होनी चाहिए, तो उसकी खासियत होने चाहिए प्रॉपरली डिफाइंड, डिफिनीशन प्रॉपर होना चाहिए। ये इजिली अवेलेबल and reproducible
पहला पॉइंट, प्रॉपर्ली डिफाइंड। अरे प्रॉपर्ली डिफाइंड का क्या मतलब? राजा ने कह दिया कि मेरे पैर को स्टैंडर्ड मान लो, तो पैर को कहां से कहां तक? डिफिनीशन में कहीं नहीं है कुछ। और इजिली अवेलेबल, आपको कपड़े चाहिए, और कपड़े चाहिए तो राजा के पैर से मेजर करोगे। और आपने पूछा दुकान वाले से, तो उसने कहा कि आप राजे के पैर के हिसाब से 10 पैर के बराबर कपड़ा ले लोगे, आपके शर्ट बन जाएंगे। अब आप राजा से अपॉइंटमेंट लो कि राजा जी पैर दीजिए फिर तो मैं मेजर करूं कपड़ा। तो क्या वो इजिली अवेलेबल वाले कैटेगरी में है? अरे राजा है भाई, उसके पैर पकड़ने के लिए पैर तक पहुंचना तो पड़ेगा। और रिप्रोड्यूसेबल, अरे ना तो प्रॉपर्ली डिफाइंड है, तो उसको कंपेयर करके दूसरा यदि आप बनाते हो राजा का पैर, तो वो भी कोई बहुत आसान काम तो नहीं था। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट है, डू नॉट वेरी विथ टाइम। आज तो राजा के पैर के 10 पैर के बराबर कपड़ा चाहिए आपको एक शर्ट के लिए, और बाद में पता चला कि वो 3 पैर के ही बराबर शर्ट चाहिए क्योंकि पैर बड़ा हो गया राजा का। तो फिर ऐसे यूनिट से तो फिर लफड़ा बढ़ जाएगा। पता चला एक प्यारा पेड़ आपके गमले में है, आप राजा बन गए, कहते हैं यही पेड़ है, इसी से सारी दुनिया अब अपनी जमीन मापेगी। पता चला कि जमीन मापा 3 पेड़ के लंबाई, 3 पेड़ चौड़ाई के बराबर, और बाद में बेचते वक्त कहता है कि अरे ये तो 1 पेड़ के ही लंबाई का बचा पेड़, क्योंकि पेड़ बड़ा हो गया, यूनिट बदल गई। तो आपके जमीन के टुकड़े छोटे हो गए, यूनिट तो वही रहेगा। अब 1 पेड़ के बराबर आपका जमीन हो गया 3 पेड़ के बदले। तो ये ऐसे यूनिट तो नहीं चल सकते। आप यहां गौर करिए, इससे भी काम चल जाएगा क्या? तो चौथा, एक्सेप्टेड टू ऑल। सारे लोग उसे माने। मुझे ये कलम पसंद है, आज से सारी दुनिया इसी कलम से लेंथ मेजर करे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो एक्सेप्टेड टू ऑल, सारे लोग मानने को तैयार हो। फ्रांस वाले राजा की बात तो उसके लोग मान लेंगे, और इंग्लैंड वाले राजा की बात उसके लोग मान लेंगे, पूरी दुनिया क्यों मानेगी भाई? तो अब सोचो कि जो फुट डिफाइंड किया गया या यार्ड डिफाइंड किया गया, उनमें ये सारे प्रॉपर्टीज थे? मुश्किल से, शायद कोई भी नहीं था। लेकिन राजा राजा होता है, तब भी यही यूनिट था, और आज भी है, चल रहा है। अब क्या था कि हमने कहा कि फिजिक्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी है कौन? जिसे हम मेजर कर सकते हैं। अब समझो तो सही, हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे पूरे फिजिक्स में, और मेजर जिसे कर सके वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ऐसा क्वांटिटी, जैसे आप बड़े अच्छे बच्चे हैं तो आपकी अच्छाई फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा, क्योंकि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आपकी हाइट कितनी है? अच्छा, आपकी हाइट है 5 फुट, तो 5 फुट 5 फीट वो आपकी हाइट मेजरेबल क्वांटिटी है, वो फिजिक्स में पढ़ा जा सकता है। अब आपने कहा मेजर, तो मेजरमेंट में मैंने कहा 2 चीजें होंगी, एक तो स्टैंडर्ड जिससे आप कंपेयर करेंगे, और जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसको कंपेयर कर रहे हैं आप। तो आप यूनिट के बारे में बात करना शुरू कर दीजिए। जिस स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करते हैं उसे यूनिट कहते हैं। और यूनिट में क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए, इजिली अवेलेबल हो। सोचो ना, किलोग्राम जो पूरी दुनिया जिसे एक्सेप्ट कर रही है मास मेजर करने के लिए, इजिली अवेलेबल है। अब कैसे अवेलेबल है? सारे दुकान वाले के पास देखो, जो सब्जी वाला थोड़ा सा सब्जी उगाता है, उसके पास यदि नहीं भी रहता है तो वो किसी से लेकर पत्थल को कंपेयर करके आके बैठ जाता है रोड के किनारे, कहता है कि भाई 1 किलो आपको चाहिए आलू, ये पत्थर के बराबर आप ले जाओ। हम लोग भी भरोसा कर लेते हैं, हाँ भाई यार ठीक ही दे रहा होगा, चलो। तो इजिली रिप्रोड्यूसेबल, दूसरा उसका कॉपी बनाना आसान है, इजिली अवेलेबल, इजिली रिप्रोड्यूसेबल। तो हम लोग डू नॉट वेरी विथ टाइम, ऐसा तो पत्थर लेके बैठता है, वो भी कोई पेड़ वेड़ लेके नहीं बैठ जाता कि बड़ा होने लगा। पत्थर मतलब ऐसा जो कि अपना साइज तुरंत ना बदल रहा हो, ठीक। और एक्सेप्टेड टू ऑल, तो मान लेते हैं। तो यदि सारी दुनिया मान रहा हो तो हम कहते हैं कि ये परफेक्ट है, ये ऐसा यूनिट बहुत बढ़िया। ऐसा यदि एक यूनिट का मैं नाम लूं तो वो है, मान लो मीटर, पूरी दुनिया इसे मान रही है। इसको कैसे डिफाइन किया गया? अब इस कहानी को देखो, इसके हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स को देखो, जिससे आपको फिजिक्स का एक नेचर पता चलेगा कि फिजिक्स में भी चेंजेज को एक्सेप्ट किया जाता है। कैसे? आप सुनिए।
मीटर को डिफाइन किया गया, नॉर्थ पोल से इक्वेटर तक का लेंथ कहा गया 10 मिलियन मीटर। पहला डिफिनीशन ऐसा लिया गया। वो भी उसके बाद उसी मीटर, आप 10 मिलियन को टुकड़े करो, 1 मीटर का एक सेंस डेवलप हुआ। बाद में कहा गया कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उन्होंने क्या किया, पुराना जो डिफिनीशन था उससे जो 1 मीटर आया था उसी लेंथ के बराबर प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक रॉड लेकर मार्किंग करके उसको रखा गया वेट एंड मेजरमेंट की जो हेड ऑफिस है वहां। अब बाद में देखा गया कि टाइम के साथ उस मटेरियल में भी वेरिएशन होता है, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है लेंथ के लिए, कुछ नया। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंप्रूव होती गई, स्पीड ऑफ लाइट, उनका लेंथ, ये सब। उससे पहले देखा गया एक क्रिप्टन होता है कोई एलिमेंट, उससे कुछ वेव्स निकलते हैं उनका, और वेव का एक प्रॉपर्टी होता है वेवलेंथ, जिसको हम 11th के लास्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, और 9th में थोड़ा सा वेवलेंथ कुछ होता है, ऐसा आपके दिमाग में डाला गया। तो वेवलेंथ कहा गया कि एक क्रिप्टन से निकलने वाले लाइट के एक खास नंबर ऑफ वेवलेंथ को 1 मीटर माना जाए। तो नया डिफिनीशन दिया गया, लेकिन ध्यान रखा गया कि पुराना जो 1 मीटर है वो बेकार ना हो जाए, उसी के हिसाब से ये नंबर लिया गया कि इतने नंबर जो वेवलेंथ होंगे क्रिप्टन से निकलने वाले पर्टिकुलर वेव के, उसे हम कहेंगे 1 मीटर। और बाद में उसे फिर बदला गया, एक खास टाइम इंटरवल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे कहेंगे 1 मीटर। तो ये डिफिनीशन में चेंज होना हम जो देख रहे हैं, ये फिजिक्स का नेचर है। एक्यूरेसी बढ़ती गई और फाइनली ऐसा यूनिट डिफाइन करके रखा गया कि दुनिया के किसी भी कोने में लाइट ऑफ स्पीड तो एक जैसा है, एक खास टाइम में डिस्टेंस देख लो, लाइट जितनी दूर जा रही है दैट इज 1 मीटर। तो नेचर से डिराइव कर सके ऐसा कोशिश किया जाएगा, सारे यूनिट को नेचर से डिराइव कर ले ऐसा कोशिश किया जाएगा। बहुत से का डिराइव किया जा चुका है, कुछ का बाकी है, वो भी डिराइव किया जाने की कोशिश किया जा रहा है। अब यहां इस बात पे गौर करिए कि यहां बात आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, और वो भी हमने मान लिए, और फिर हमें पता चला हर एक यूनिट के पीछे बहुत लंबी चौड़ी कहानी भी हो सकता है। तो क्या हम 11th के एग्जाम के लिए सबको याद करें? कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इंफॉर्मेशन की तरह मैंने कहा, मुझे भी कहां डाटा याद था कि कितना टाइम और कितना वेवलेंथ, नहीं याद है, कोई आवश्यकता नहीं। इंफॉर्मेशन का केवल आपको ये चाहिए कि यूनिट, हाँ ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्ली यूनिट की क्या क्या खासियत होनी चाहिए। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होगा तो मीटर की ये खासियत होनी चाहिए कि प्रॉपर्ली डिफाइंड हो, इजिली अवेलेबल हो, रिप्रोड्यूसेबल हो, टाइम के साथ वेरी ना करे और सारे लोग उसे एक मान लें। यहां ध्यान दीजिएगा, ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो अवेलेबल थे काफी दिनों तक, उनमें एक है एफपीएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा है एमकेएस। ये एफपीएस कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड, उसी तरह कहते हैं सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और उसी तरह कहते हैं एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। ये 3 हो गए एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। यहां नेक्स्ट समझिए कि आपको तो याद आ ही गया, ये फुट पाउंड सेकेंड से आपको यूरोपियन कंट्रीज याद आने लगे, फ्रांस फुट। तो हर एक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ये यूनिट सिस्टम चलते होंगे, और इनफैक्ट ये किसके लिए है, कौन से यूनिट, तो ध्यान रखिएगा, लेंथ की चर्चा किया हमने,
मास के बारे में हमने बात की है और टाइम के बारे में बात की है। तो इससे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा, सर क्या केवल 3 ही क्वांटिटी से फिजिक्स में हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे? तो ऐसे गलतफहमी में मत रहना। ये एक शुरुआत किया मैंने, आपको 3 क्वांटिटी के लेकर सिस्टम बताए कि ये है एफपीएस, ये सीजीएस, एमकेएस। तो सर क्वांटिटी कितने हैं आज ही बता दो, मैं डिसाइड कर लूं फिजिक्स पढ़ना है या नहीं। मात्र 1000-2000, ज्यादा नहीं। अरे टेंशन ना लो यार, उतने क्वांटिटी का टेंशन ना लो, अभी तो फिलहाल हम धीरे धीरे देखते हैं। मुझे ये बताओ कि सारे देश अपने अपने यूनिट सिस्टम बना के बैठे रहेंगे और आप यहां से चले जाते हो किसी अफ्रीकन कंट्री में और उससे पूछते हो कि ये इन दो पेड़ों के बीच में डिस्टेंस कितना है, और वो एक तीसरा यूनिट के बदले चौथा यूज करे, पांचवा यूज करे, तो आप तो उसका शक्ल देखोगे, आपको पता तो है नहीं कि ये क्या बोल रहा है। तो इस तरह परेशानी आपकी बहुत बड़ी है कि यूनिट हर एक कंट्री के, छोड़ो कंट्री, इंडिया अपने आप में सैकड़ों कंट्री के बराबर है, हर एक गांव के अपने अपने यूनिट। अब बात कैसे करोगे एक दूसरे से? परेशानी महसूस करो। कपड़ा खरीदना है, जिस कंट्री में घूम रहे हो वहां लेंथ का मतलब क्या है, यूनिट क्या है, आपको पता नहीं है, दुकान में पहुंच गए, पैसे भी हैं, बोल लो कितना चाहिए, तो फंस गए। मतलब कुछ ऐसा यूनिट तो चाहिए जो सारी दुनिया माने, सारी दुनिया माने। तो ज्ञानी जनों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका हेड ऑफिस बनाया गया फ्रांस में, CGPM। ये है जो ऑफिस बनाया गया, ज्ञानी जनों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ज्ञानी जनों ने, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, और उसका ये एब्रिविएशन है। आप कहोगे सर मजाक मत करो, सुबह सुबह देख के लग तो नहीं रहा कि ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर लिखा हुआ है। अच्छा सोचो, फ्रांस में ऑफिस बनेगा तो उसके सामने बोर्ड पे चाइनीज में लिखवाओगे नाम कि फ्रेंच में लिखवाओगे? फ्रेंच में, जो कि मुझे नहीं आती। तो फ्रेंच में जो नाम लिखा गया था उसका ये एब्रिविएशन, और उसके इंग्लिश में जो मीनिंग होगी वो है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। लेकिन बोर्ड पे जो नाम है उसका एब्रिविएशन यही है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को हम यही कॉल करेंगे। तो ये है CGPM। ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो पूरी दुनिया ने मिल करके बनाई, सबने मिल के पैसे दिए कि भाई ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना, ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, इसका ये फ्रेंच नेम का एब्रिविएशन है, और आप इसे कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, वेट एंड मेजर, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, ये इंग्लिश नाम है इसका। और ये CGPM उसके फ्रेंच नेम जो वो फ्रांस में बोर्ड पे है लिखा, उसका ये एब्रिविएशन हुआ CGPM। इस ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप एक काम करो, सारे यूनिट को डिफाइन कर दो, जिससे कि पूरी दुनिया में यूनिफॉर्मिटी आए, हम लोग कहीं भी जाए तो आसानी से बात कर सके। तो इसने जो सिस्टम बनाया उसे हम कहते हैं SI यूनिट्स, ये इसने डेवलप किया। और SI का क्या है? ये है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम का फ्रेंच में जो नाम होगा ना वो है SI। इंटरनेशनल सिस्टम का फ्रेंच में जो नाम होगा वो है, उसका एब्रिविएशन है SI। तो अपने लफड़े में नहीं पढ़ना, SI ही कहा जाएगा। कौन सा यूनिट? तो SI यूनिट। SI नहीं सर मैं फ्रेंच सीख लूंगा, तो सीख लो भाई, मेरे से अभी पॉसिबल नहीं। हाँ, वो जो फ्रेंच वाला था वही उसका एब्रिविएशन ले लिया SI यूनिट्स। तो आपके अब कितने हो गए यूनिट सिस्टम जो हमें ध्यान रखने हैं? तो पिछले पेज पे मैं आता हूं, FPS, CGS, MKS और ये SI, और यही है जेई के सिलेबस में, इन जेई। अब
सिलेबस। तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग तो यही सोच रहे हैं आईआईटी के भीतर जाएं और एक अच्छा पैकेज मिले, एप्पल कंपनी में जाके काम करें और पूरी दुनिया में फिर घूमते रहें। तो हमें तो इंटरनेशनल सिस्टम से ही मतलब है। तो आईआईटी वालों ने सोच लिया है, बाकी में क्या रखा है। हम तो यार इंटरनेशनल सिस्टम समझ लें और फिर इंटरनेशनल काम करना ही करना है। तो ये ऐसा ही जो है, इसी सिस्टम को हमें समझना है। अब सोचो, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सीजीपीएम, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड तुम ही को बना दिया जाता। खुद को सोच लो कि बन गए। तो अब तुम्हें कहा गया कि तुम्हें सैलरी दिया जा रहा है और इस कमरे में बैठो और बैठ के निकलना तभी जब तुम बता दो सारे यूनिट्स। तो कितने यूनिट? तो तुमने सोचा पैसा तो अच्छा है, काम कर ही लूंगा, और पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी के तो अंत ही नहीं हो रहे हैं और सबके यूनिट डिफाइन करने हैं। और इंसान स्वभाव से आलसी होता है। ये तो मतलब वो लालची होता है ना बालक, आलसी होता है। अब यदि ये आलसी वाला आइडिया अप्लाई करो और यहाँ देखो, दुनिया भर में तुम्हारे आने से पहले, कमरे में बैठने से पहले क्या क्या है। तो तुमने देखा एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तुमने भी कहा पैसे तो मिल ही रहे हैं, अकल कौन लगाए, एमकेएस उठा के तो ले आए। और तुमने थोड़ा सा अपनी अकल भी लगाई, यार इज्जत का सवाल है। तो तुमने एमकेएस के साथ साथ कहा अरे पहले वाले लोग बड़े बेवकूफ थे, 3 से थोड़े ना काम चलेगा। उसके साथ साथ थोड़ा और उसको एक्सटेंड कर दिया, एमकेएस एक्सटेंडेड। अब एमकेएस एक्सटेंडेड का मीनिंग क्या क्या लिया जाए? तो इसमें क्या कहा गया कि ये एमकेएस, ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड तो है, लेंथ, मास, टाइम तो है, इसके अलावा और चाहिए कुछ, मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। और तब जाके ये सिस्टम जो है, ये एसआई सिस्टम, इसके यूनिट्स अब कंप्लीट हो जाएंगे। इतने यूनिट कम से कम हमें डिफरेंट चाहिए, कम से कम इतने यूनिट हमें डिफरेंट चाहिए, और बाकी जो होंगे मैं काम चला लूंगा। ये आपने वहां बैठ के डिसाइड कर लिया। अब बारी आएगी कि सर यही 7 क्यों लिया, और भी कुछ ले सकते थे। इंसान स्वभाव से आलसी होता है, 3 तो उसने इसलिए ले लिया और बाकी 4 कुछ ऐसा उसने सोच के लिया जिससे और जो क्वांटिटी हो उन्हें हम डिफाइन कर सके। तो सर यदि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का आज जाके हेड बन जाऊं और मेरे पास ऑथोरिटी हो, क्या मैं इनको बदल सकता हूं? ऑब्वियसली आप बदल सकते हैं। केवल ध्यान रखना दुनिया वाले फिर क्या करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपने इनके यदि यूनिट बदले तो फिर उनके सारे के सारे जो किलोमीटर स्टोन लगे हुए हैं, यहाँ से दिल्ली से बॉम्बे इतना किलोमीटर, पता चला आपने किलोमीटर का डिफिनीशन बदल के एक नया यूनिट डाल दिया, तो फिर तो पूरे दुनिया का जो है वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन को रीस्ट्रक्चर करना पड़े, बहुत टफ काम है। तो इसका मतलब है कि सेंसेबल कुछ चेंज कोई करना चाहे, ऑथोरिटी है उसके पास। वो अपने कंफर्ट से उसने चुन लिया कि ये मोल, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला। तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कौन कौन से क्वांटिटी को डिफाइन किया गया। अब यहां पर क्या खास बात है समझिए। मैंने आपसे कहा कि क्वांटिटी तो बहुत सारे हैं, आप हेड बन गए सीजीपीएम के, सबके यूनिट बताओ। आपने कहा भाई रुक जाओ, 7 के ये समझ लो और बाकी को इनसे हम डिराइव कर लेंगे। तो आपने खुद ही क्वांटिटी के दो कैटेगरी बना दिए। एक ये 7, इनको कह दिया फंडामेंटल क्वांटिटी, और बाकी सारे को इनसे डिराइव कर लेंगे, तो बाकी सबको कह दिया डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के 2 ग्रुप बना दिए। किसने? इस सीजीपीएम ने। आपने यहां क्या डिसाइड किया? फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी आप देख रहे हैं एसआई यूनिट्स में।
तो आप फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं, इसको कहिए फंडामेंटल क्वांटिटी गिवन बाय सीजीपीएम, गिवन बाय सीजीपीएम। तो ये जो 7 क्वांटिटी है तो हम उनका टेबल बनाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा कहते हैं उनका एसआई यूनिट, और उसके बाद कहते हैं सिंबल। अब इनके क्या यूज है उनको समझिए। फिजिकल क्वांटिटी यदि मैं कहता हूं लेंथ पहला, तो इसका ऐसा यूनिट मीटर याद आया, इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट है मीटर। और सिंबल जो है इसका, हमें यदि बार बार लेंथ में लिखना हो तो हम एल लिख देंगे। सिंबल का मतलब कि बार बार यदि लेंथ लिखना होगा तो उसके बदले हम एल लिख देंगे। यदि दूसरा हम देखते हैं मास, मास के लिए ऐसा यूनिट केजी, और यदि मुझे बार बार लिखना होगा तो ये कैपिटल एम लिख देंगे मास के लिए सिंबल। सर इसका क्या काम है आगे पता चलेगा। तीसरा है ये टाइम, टाइम के लिए सेकंड लिख लेते हैं और ये कैपिटल टी। नेक्स्ट हो गया जब लेंथ मास टाइम, तो सोचा गया इससे मैकेनिक्स के सारे काम हो जाएंगे जो आपने 9th में पढ़े, सारे के सारे टॉपिक उनके आप इसी से काम चला लेंगे। लेकिन जब आप 10th में पढ़े इलेक्ट्रिक करंट, तो लेंथ मास टाइम से सीधे इलेक्ट्रिक करंट तक नहीं पहुंच सकते, वहां कुछ और भी चाहिए। तो आप जब 11th में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, तो वहां टेम्परेचर भी तो होगा, यहाँ तो है ही नहीं। चलो एक वहां से लिया, याद करिए थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स वहां से लेकर के आए थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। मैं आलसी हूं, इतना ही लिखूंगा टेम्परेचर। अब इसके लिए केल्विन यूज किया गया, और इनके लिए सिंबल टी ले लेंगे सर क्योंकि टेम्परेचर है। अरे इंसान आलसी है, मूर्ख नहीं, 2-2 टी ले लेगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो 2 टी लेने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि लेंथ मास टाइम तक तो ठीक है, वो टी ले लिया आपने, वही पहले से लेने की सोच रहे थे आप। टेम्परेचर के लिए कुछ नया थीटा दे दिया गया सिंबल। यही क्यों दिया गया वो सीजीपीएम वाले से पूछो जिसको सैलरी मिली है, अदरवाइज हमें ध्यान रखना है कि ये ले लिया गया। और बाई चांस थीटा भूल गए तो केल्विन का यूज कर देना सिंबल के लिए, चल जाता है काम। आप यहां देखिए, इसके बाद सोचा गया एक और क्वांटिटी, इसको भी फंडामेंटल नेचर दिया गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका यूनिट बनाया गया मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट बनाया गया मोल, और इनके लिए यदि मुझे सिंबल नहीं पता तो मैं मोल ही यूज कर लूंगा। यदि आप आ गए 10th क्लास में, तो 10th क्लास मतलब 12th क्लास में, तो 12th क्लास का मतलब है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मैंने तो सीधे करंट लिख दिया एम्पियर, और आई यूज कर लेते हैं सिंबल के लिए, नहीं तो ए डायरेक्ट यूज कर लेते हैं सिंबल के लिए। और एक जो ना तो 11th में काम आएगा ना 12th में, हायर लेवल्स में इनकी कहीं नीड आ सकती है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर हाँ सर, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्या? हाँ, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। वो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फिर करंट क्यों है? वेट कर लो बालक, फंडामेंटल क्वांटिटी किसने डिसाइड किया? क्या सारे फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया? नहीं, कुछ क्वांटिटी को। और ये डिसाइड किसने किया? जिनको सैलरी मिली। तो जिनको सैलरी मिली उन्होंने इन्हें ही माना है फिजिकल क्वांटिटी को, फंडामेंटल नेचर वाले करंट को। और कोई खास बात नहीं है। यदि आप इसके हेड होते और आप चार्ज को मान लेते फंडामेंटल क्वांटिटी तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं थी। तब करंट डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाता, क्योंकि चार्ज और टाइम लेकर के करंट आप डिराइव कर लेते। लेकिन अभी क्या है कि चार्ज को डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे, और करंट को सीजीपीएम वालों ने, जिनको सैलरी मिली, उन्होंने मान लिया है फंडामेंटल। दैट्स इट। तो फंडामेंटल जो है ये करंट को मान लिया गया, ये जस्ट हिस्ट्री है। आप इसको चेंज करते हैं यदि हेड हैं आप सीजीपीएम के, तो कोई कहीं फिजिक्स में दिक्कत नहीं होने जा रही। किसी एक को फंडामेंटल लेना था और दूसरे को आपको डिराइव्ड बनाना है।
अब यहाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला CD यूनिट उसके हो गए, और सिंबल जब आपके काम आने ही नहीं है 11th 12th में, तो सिंबल लिख के हमें कोई खास फायदा नहीं है, तो हमने उसे यहाँ नहीं मेंशन किया। तो 7 क्वांटिटी को ये क्या कह दिया गया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। ध्यान दीजिए, इन क्वांटिटी की क्या खासियत होनी चाहिए, सातों क्वांटिटी जिन्हें आप फंडामेंटल कहते हैं, कि आपस में ये डायरेक्टली रिलेटेड ना हो आपस में। जैसे आप CGPM के हेड बने और आपने क्या किया, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को फंडामेंटल मान लिया। तो डिस्टेंस, टाइम, स्पीड को यदि आप फंडामेंटल मान लेंगे, तो देखो डिस्टेंस और टाइम से तो स्पीड खुद डिराइव हो जाएगा। तो तीनों के अलग अलग नाम रखने का क्या फायदा, तीनों में से किसी दो के रखो यार, वो तो बेवकूफी कहलाएगा कि आप इन तीन को फंडामेंटल ले रहे हैं जो आपस में रिलेटेड है। जैसे मास, वॉल्यूम और डेंसिटी को आप मिलकर तीनों को फंडामेंटल कह दें, तीनों के अलग अलग यूनिट दे दें, ये बेवकूफी हो जाएगा, क्योंकि तीनों रिलेटेड है। किसी दो का आप फंडामेंटल ले लो और तीसरे को डिराइव कर लो। तो क्या होगा कि आप जब बात करते हो ना कि यूनिट, ये फंडामेंटल क्वांटिटी में अकल लगाना कि ऐसा ही आपको यदि गलती से हेड बना दिया आज ही, तो आप ऐसा कुछ मत करना कि एक से दूसरे रिलेटेड क्वांटिटी को पकड़ के फंडामेंटल सेट में डाल दो। फंडामेंटल सेट की एक ही रिक्वायरमेंट है, क्या, कि जो भी क्वांटिटीज होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होंगे, पार्शियली डिपेंडेंट हो सकते हैं। आपको लेंथ और टाइम दिख रहा है यहाँ, लेकिन स्पीड नहीं दिख रहा। तीनों यदि मैं लेकर के फंडामेंटल सेट बनाऊं तो वो कहलाएगा बेवकूफी। सोच के देखो, तीनों के क्यों क्या नीड है, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड इक्वल्स टू लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ का यूनिट मुझे पता है, टाइम का यूनिट मुझे पता है, तो मैं स्पीड का अलग से और यूनिट में डिफाइन करूं तो वो तो बेवकूफी कहलाएगा। तो इस तरह आप ध्यान रखिए कि फंडामेंटल सेट जिसने भी बनाया उसको केवल एक पॉइंट का ध्यान रखना था कि ये जो क्वांटिटीज होने चाहिए वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो। पार्शियली डिपेंडेंट चलेगा, कंप्लीटली डिपेंडेंट यदि है तो ऐसे क्वांटिटी के कलेक्शन को आप फंडामेंटल सेट में नहीं रख सकते एक साथ। आप एक एग्जांपल देखिए, इससे ये पॉइंट और क्लियर होगा। Which of the, ये एग्जांपल देखिए, which of the following set can not be fundamental set of physical quantities? पहला लेंथ, वॉल्यूम, एक्सलेशन। मास, लेंथ, डेंसिटी, फोर्स, मास, एक्सलेशन, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। कौन से हैं जो फंडामेंटल सेट नहीं बन सकते? थर्ड नहीं बन सकता फंडामेंटल सेट। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं F बराबर ma होता है, ये आपस में डिपेंडेंट हो गए, तो ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होने के कारण हम इनको कहेंगे कि ये फंडामेंटल सेट नहीं बन सकता। अच्छा, फोर्थ वाले में क्या लफड़ा हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम हम जानते हैं, ये हो जाता है डेंसिटी, और आपके नजर से ये बच गया लेंथ, वॉल्यूम, एक्सलेशन। ये भी जो है ये फंडामेंटल सेट में नहीं जा सकता, क्योंकि वेट कर लो, क्योंकि
वॉल्यूम जो है वो क्या लिखते हो, लेंथ क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ क्यूब से वॉल्यूम निकल आता है। तो ये आपस में दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए, तो ये सेट भी फंडामेंटल नहीं हो सकते। अब मास, लेंथ और डेंसिटी में क्या डायरेक्ट रिलेशन है कोई? मैं 2 दे दूं तो क्या तीसरा निकल आएगा? मास, लेंथ और डेंसिटी में मैं 2 का वैल्यू दे दूं, क्या तीसरे के बारे में आप बोल सकते हो? नहीं। जैसे मैं एक क्यूब का लेंथ देता हूं 5 सेंटीमीटर, तो क्या वॉल्यूम बता दोगे या नहीं बता दोगे? तो लेंथ और वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेटेड है। ये बात आपको एक जगह दिख गया, इसका मतलब इनको दोनों को एक साथ हम फंडामेंटल नहीं मान सकते। सोचो ना, लेंथ का यूनिट यदि मैं मास कहता हूं, मीटर कहता हूं, तो वॉल्यूम का यूनिट अलग थोड़े ना डिफाइन करता हूं, मीटर क्यूब कहता हूं। वो आपस में कंप्लीटली डिपेंडेंट है। तो उन दोनों को एक साथ यदि मैं फंडामेंटल में रखने की सोच रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये गलत है यार। वॉल्यूम को आप रख रहे हो तो लेंथ को हटा दो, या लेंथ को रख रहे हो तो वॉल्यूम वहां मत रखो, कोई तीसरा और किसी को जगह दो जो अलग हो इनसे। उनके लिए आप डिफाइन करते वक्त मेहनत करो, तो उनका यूनिट कैसे डिफाइन करूं? ये बात समझ में आई कि हम फंडामेंटल सेट जब बनाएंगे, मान लो हेड है, ध्यान से सुनो, यूनिट हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बोलचाल में आसानी हो, हम कुछ खरीदने जाएं, कुछ सेल करना हो, या किसी चीज पे बात करनी हो। लेंथ के लिए आप रॉकेट डिजाइन करो तो रॉकेट का लेंथ तो कुछ बोलोगे ना, बिना बोले तो काम चलेगा नहीं। तो आप लेंथ, मास, हाइट, टाइम, ये जो भी कह रहे हो, उन सबके यूनिट का तो अपनी अहमियत है। तो यदि सीजीपीएम के आप हेड बने, तो सीजीपीएम के हेड बनने के बाद यदि आपको यह जिम्मेदारी दी गई कि भाई सारे के यूनिट बताओ, तो आप भी तो यही करोगे, कुछ के यूनिट में बता देता हूं, बाकी डिपेंडेंट होंगे, उनको हम डिराइव कर लेंगे, यही कहोगे ना। तो आप कौन से कुछ को एक साथ लेकर फंडामेंटल कहोगे? उसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अब समझाओ मुझे। कि हम, हाँ, आपस में पूरी तरह डिपेंडेंट वाले क्वांटिटी को फंडामेंटल सेट में जगह नहीं देंगे। हमने पहले जो सेट देखा, पहले सेट में लेंथ, वॉल्यूम, एक्सलेशन में तीनों तो नहीं है डिपेंडेंट, लेकिन 2 पूरी तरह डिपेंडेंट है। तो हमने इसके लिए भी मीटर कहा और इसके लिए एक मोहन नाम दिया, तो बेकार है। मीटर क्यूब से जब ये आ ही रहा था, तो मैं इसको अलग से क्यों डिफाइन करूं? कुछ भी आप नाम दे सकते थे, लेकिन मैं क्यों एनर्जी इन्वेस्ट करूं वहां, जब 2 में खुद वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वांटिटी फंडामेंटल सेट के क्वांटिटी नहीं बनाए जा सकते। हाँ, क्या इनको सर मैं बना सकता हूं दूसरे नंबर वाले को? तो हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि मास, लेंथ और डेंसिटी अलग अलग क्वांटिटीज है, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो इनको हम फंडामेंटल सेट बना सकते हैं, यदि मुझे अथॉरिटी मिलता है, मैं सीजीपीएम का हेड हूं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फंडामेंटल सेट के लिए एक कंडीशन कि उसके जो क्वांटिटीज हो वो पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो एक दूसरे पे। कोई कंफ्यूजन ब्रो? डेंसिटी में से मास इनटू वॉल्यूम होता है। हाँ, डेंसिटी जो होता है, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, थैंक यू। अरे यार एक सेकेंड, लेंथ और वॉल्यूम में कोई गड़बड़ नहीं है यार, इनका रिलेशन तो ठीक है, यहाँ चेक तो करो। और फोर्स, मास, एक्सलेशन हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। अच्छा हाँ, ये सही कह रहा है। हाँ यार, ये ध्रुव ने एक पॉइंट राइज किया कि सर लेंथ, मास से डेंसिटी तक हम पहुंच सकते हैं और तीनों आपस में रिलेट हो जा सकते हैं। तो क्या इसको सर आप लेना चाहेंगे फंडामेंटल से? तो यहाँ भी मैं मिस कर रहा हूं, इसको भी हटाना पड़ जाएगा मुझे। यदि ये इसे भी यहाँ हटाना पड़ जाएगा, या इसे मैं अब 4 ऑप्शन में एक को सही करना है मुझे, तो यहाँ मैं इसको हटा करके ले सकता हूं, जैसे एक्सलेशन या कोई और। वहां लेंथ, डेंसिटी, मास, लेंथ से वॉल्यूम रिलेटेड है और लेंथ, मास से फिर निकल आ सकता है डेंसिटी का यूनिट। सही बताया ध्रुव, बहुत अच्छा सोचा। तो उसको हमें दूसरे को यदि मैं फंडामेंटल सेट में रखना चाहता हूं, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा एक क्वांटिटी, मतलब कोई ना कोई, जैसे मास, एक्सलेशन, डेंसिटी, इसको भी सोच लो लॉजिकली। एक्सलेशन में टाइम का भी सेंस छुपा हुआ है, यहाँ टाइम का सेंस डेंसिटी और मास में नहीं है, मतलब ये तीनों अलग अलग है, इनको ले सकते हैं, ये डायरेक्टली कंप्लीटली एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। थैंक्स ध्रुव। तो हम लोगों के सामने जो ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शन में हमारे जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कोई सेट दिया गया
और सेट देके पूछा गया इनको मैं फंडामेंटल में लूं या इनको मैं फंडामेंटल में नहीं लूं, ऑप्शंस देके। तो वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पहले ये देखिए कि वो लेने की बात कर रहा है या हटाने की बात कर रहा है, कि किसको फंडामेंटल लिया। तो मैंने यहाँ क्या पूछा था कि जो नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते तो 3 ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, या जो हो सकते हैं तो केवल एक होता, दूसरे नंबर वाला जो हो सकता है। यहां ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटल सेट के लिए केवल एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि आपस में पूरी तरह डिपेंडेंट ना हो। अब यहां नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फिजिकल क्वांटिटी को तो हमने देखा। यहां मैं पिछले पेज पे रुकूं क्या? लिख लिया ना? तो यहां मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया, और यहां इस बात पे गौर करिए कि फिजिकल क्वांटिटी के एक कैटेगरी तो दिख गया, फंडामेंटल, और इंटरनेशनल सिस्टम ने किसे कहा फंडामेंटल, ये भी दिख गया। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, तो सीजीपीएम ने जो फिजिकल क्वांटिटी था, सीजीपीएम जो फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है, उस क्वांटिटी में इसने 3 कैटेगरी बनाया है। एक तो कह दिया इसने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सीजीपीएम ने किसको डिफाइन किया है? तो सीजीपीएम ने डिस्क्राइब किया फिजिकल क्वांटिटी को। ये फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते वक्त उसने कहा एक तो फंडामेंटल, ऐसे कितने हो गए? 7। नाम मैं बार बार नहीं लिख रहा, यूनिट लिख दे रहा हूं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पियर और कैंडेला, जिनके यूनिट थे। और सप्लीमेंट्री, और उसके बाद इसमें रखे केवल 2 क्वांटिटी, और उसके बाद कहा बाकी सारे बचे हुए को डिराइव्ड। ऑल अदर quantities which are neither fundamental nor supplementary are derived, called derived quantity. अब यहां हमने देखे कि all other quantities which are neither fundamental nor supplementary are called derived। और supplementary कौन से हैं? तो supplementary है प्लेन एंगल, और दूसरा हो जाता है सॉलिड एंगल। क्लास 10th तक जिस एंगल को आप जानते हैं वो है प्लेन एंगल, और शायद 12th में चर्चा करें वो है सॉलिड एंगल। थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लें किसी दिन, अलग बात है, लेकिन नीड नहीं है। तो प्लेन एंगल, जिस एंगल से आप परिचित हैं, दैट इज प्लेन एंगल। तो सीजीपीएम ने जो फिजिकल क्वांटिटीज थे, इनके 3 कैटेगरी बना दिए। पहला तो फंडामेंटल, जिनमें 7 क्वांटिटी को रखा, 2 को और अलग लेकर उनको डिफाइन किया, अलग से उनकी यूनिट दी। उनके यूज इतने ज्यादा थे तो उनके लिए यूनिट खास करके डिफाइन करना पड़ा, और बाकी सारे को कह दिया डिराइव्ड। अब ये प्लेन एंगल को मैं समझाने के लिए अगले पेज पे आपको ले चलता हूं। यदि प्लेन एंगल ये क्वांटिटी हो गए तो इनके यूनिट भी तो होने चाहिए। तो इनके लिए यूनिट है
इनके एसआई यूनिट्स, इनके एसआई यूनिट है रेडियन, और दूसरे का है स्टेरेडियन। तो एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन, ये दो क्वांटिटीज है हमारे पास, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। पूरा यदि आप लिखना चाहते हैं तो रेड के बदले पूरा यूनिट आप लिखते हैं तो रेडियन, और स्टेरेडियन के बदले स्टेरेडियन। तो अदरवाइज जनरली शॉर्ट यूज कर लेते हैं रेड और स्टेरेड। ये इनके एसआई यूनिट्स हैं, ये है एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो सीजीपीएम ने प्रोवाइड किया है। एसआई यूनिट है और ये क्वांटिटी है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। 10th में जो मिला दैट इज प्लेन एंगल। सोचो हम लोग जब फंडामेंटल की बात करते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, मोल, एम्पियर, कैंडेला, ये एसआई यूनिट्स थे। तो सीजीपीएम वाले जो सैलरी ले रहे हैं महानुभाव, वो इन सबको डिफाइन किया है उन्होंने, और डिफाइन करते वक्त ये नहीं सोचा कि ये 11th के बच्चे के समझ में आए। ये उन्होंने ये ध्यान रखा कि प्रॉपर्ली डिफाइंड रहे ये, चाहे वो किसी भी लेवल के लोग उनको एनालाइज करें। तो इनके डिफिनीशंस यदि किताब में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो जरूरी नहीं है कि सारे डिफिनीशन आपके समझ में आएगा, क्योंकि वो डिफाइंड है फिजिक्स के लिए। केवल हमें ये यूनिट है, ज्ञानी जनों ने कह दिया तो मैं टाइम को यूज करूंगा सेकंड के फॉर्म में, चाहे उसका डिफिनीशन मेरे समझ में डिटेल आए या नहीं आए। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन तो दिया गया होगा बड़ा मतलब सोच समझ के कि ये जो है कोई ज्ञानी दूसरे सोचें और उन्हें वो सही लगे। हम तो यूज करने वाले एक जनरल फिजिक्स के स्टूडेंट की तरह यदि बात करूं तो मुझे ये यूज करना है, टाइम के लिए सेकंड यूनिट यूज करना है। जब हम डिफिनीशन, जब हम फिजिक्स को डिटेल समझने लगेंगे तब हमें वो डिफिनीशंस के बारे में भी सारा कुछ पता रहेगा, काफी बेहतर। यहां देखिएगा प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए पूरी कहानी ये है, डिफाइन कैसे किया तो इन्हें देखते हैं कि कोई सर्किल होगा तो ऑब्वियस है वहां आप रेडियस को समझेंगे, रेडियस, और यहां एक आर्क दिख रहा है। तो यदि ये आप कहते हो यहां से यहां तक वाला, इसे कह देते हो आर्क, और ये है रेडियस, ये है सेंटर। तो आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है, इस थीटा को डिफाइन करते हैं आर्क अपॉन रेडियस, और इसका यूनिट लिखते हैं रेडियन। सर तो हम लोग तो डिग्री में काम करते थे, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा डिग्री का कोई चक्कर। तो एक काम करते हैं, हम वो स्ट्रेट लाइन ढूंढते हैं जिसका एंगल हमें बचपन में पढ़ाया गया कि 180 डिग्री होता है, और हमने पढ़ लिया है ज्योमेट्री में कि ये जो लेंथ होता है ये होता है पाई आर। सर नहीं सर 2 पाई आर मैंने पढ़ा, तो उसका हाफ कर लो ना, आधा सर्किल है तो पाई आर। अब बताएं कि जब हम यहाँ थीटा के बारे में बात कर रहे होंगे, इसी एंगल को थीटा भी कहते हैं, तो थीटा लिखने के टाइम पर तो मेरे सामने आता आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस, और यूनिट होता रेडियन। तो आर्क कितना हो गया पाई आर, और रेडियस कितना आर, और ये रेडियन, ये आर और आर कैंसिल आउट हो गया, ये पाई रेडियन। तो जब एक पॉइंट पर आप एंगल देखते हो एक तरफ से टोटल, तो वो होता है पाई रेडियन। जबकि आप ये भी जानते हो कि थीटा किसके बराबर है 180 डिग्री के, तो थीटा जो पाई रेडियन के बराबर हो गया, तो आज हमें ये पता चल गया 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। और इंसान आलसी है, ये मैं कितनी बार बताऊं। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू, यदि कोई पाई लिख रहा है इसका मतलब समझ जाओ रेडियन भी लिखने वाला था, थक गया, वो लिखते लिखते रह गया।
बस अभी लिखने वाला है, वेट करो। तो ये जो पाई लिख करके रुक गया, तो हम लोग क्या कह देंगे कि यहाँ पर रेडियन लिखा हुआ है, बस सबको पता है, सबको मतलब हम फिजिक्स पढ़ने वालों को या जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको भी, कि यहाँ रेडियन है। मैथ्स वालों को रेडियन से ज्यादा मतलब ऐसे रहता नहीं है वहां, क्योंकि यूनिट का जानकारी फिजिक्स वालों को रहना जरूरी है। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको तुरंत पता है कि 2 से यदि चाहे तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये भी तुरंत पता चल गया 90 डिग्री को π/2 रेडियन कहेंगे। और आप इतने अच्छे बच्चे हैं, तुरंत आपको पता चल गया 40 डिग्री को π/4 रेडियन बोलेंगे, और रेडियन कभी लिखेंगे नहीं तो π/4 ही लिखेंगे। लिख दिया, मतलब कभी कभी आलस से बाहर आना पड़ता है। तो आप उसी तरह इतने अच्छे बच्चे हैं कि π/6 तुरंत बता देंगे मुझे 30 डिग्री। आप इतने बच्चे हैं कि इतने अच्छे बच्चे हैं कि 2π/6 भी बता देंगे। ओए क्या बात है, π/3 तो बोलने में रुकेंगे ही नहीं। अरे तो 2π/6 भी 60 डिग्री, बहुत बढ़िया, ये कट गया यार, गजब हो गया। चलो 2π/3 कितना हो गया ये बता दो, 120 डिग्री। ऐसे आप काम कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा 120, वो 8 में बदल गया, रुक जाओ, 120 अब ठीक है। अब रुक जाओ, ये हुआ एक पॉइंट कि हमें एंगल दिखने लगा रेडियन में भी और डिग्री में भी। एंगल दिखने लगा रेडियन में भी और डिग्री में भी। यहां इसका एक मजे और लो, आप एक मजे और लो, मैं पेज बदलता हूं, एक मजे और ले लो फिर छपाई कर ले। यहां देखना ना कि यदि मैं बात करता हूं कि ये 60 डिग्री है, बताओ यहां से यहां तक आर्क लेंथ कितना होगा? आर्क लेंथ, तो आर्क लेंथ होगा एंगल इंटू रेडियस। एंगल रेडियन में लिखिएगा π/3r। यदि आपको कहा जाता है π/3r और नहीं पसंद आए तो ऐसे चलिए, जब 360 डिग्री होगा तो लेंथ होगा 2πr, 1 डिग्री का आर्क हो तो लेंथ होगा 2πr/360, और जब 60 डिग्री का आर्क हो तो यूनिटरी मेथड से 2πr/360 इंटू 60, ये देखिए कितना आ गया, πr/360, ये πr/3। या तो इतने पापर में लो, मतलब यूनिटरी मेथड पूरा, और नहीं तो सीधे सीधे डिफिनिशन। डिफिनिशन क्या कहता है? डिफिनिशन क्या था? तो डिफिनिशन था थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क इक्वल्स टू क्या हो गया? रेडियस इंटू थीटा। तेजी में बताना, यदि ये सर्किल है और यहाँ पर है 90 डिग्री, तो बताओ ये आर्क लेंथ कितना होगा? तो π/4 हो गया 90 इंटू आर, सॉरी π/2, सही। और अदरवाइज 2πr/4, 4 जो बराबर पार्ट हो उनमें से एक पार्ट, तो 2πr हुआ पूरा लेंथ पेरीमीटर, उसका 1/4 कर दिया, ये भी हो गया π/2r। चाहे जैसे आप देखना चाहो। यदि आपके सामने सर्किल है और यहाँ पर एंगल लिया जा रहा है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री एंगल लेंगे तो उसके आर्क का लेंथ कितना लिख लेंगे? तो 2π/3, π/3 60 डिग्री याद है आपको, इंटू आर। एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस हो जाएगा आर्क लेंथ। तो हमारा यहाँ टाइम बचता है यदि हम तुरंत देखते हैं, नहीं तो यूनिटरी मेथड में हमें जाना पड़ जाता है। लेकिन सर इसके लिए तो एंगल का रेडियन में वैल्यू पता होना चाहिए। हाँ एकदम सही सोच रहे हो, एक बार रिवाइज करके बता दो। 180 डिग्री के लिए कितना? पाई। यदि 90 डिग्री के लिए π/2। ये यदि 45 डिग्री के लिए बात करूं π/4। यदि 60 डिग्री के लिए बात करूं π/3। यदि 120 डिग्री के लिए बात करूं 2π/3, 2 इंटू 60। यदि 30 डिग्री के लिए बात करूं π/6। तो ये हम तुरंत बोल सकते हैं यदि चाहिए हमें एंगल। तो इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, गौर करिए। यदि मेरे सामने यहां पर आ गया ये 60 डिग्री वाला आर्क, तो ये हो जाएगा π/3 इंटू आर। यदि हमारे सामने आ गया 45 डिग्री वाला आर्क, तो ये कह देंगे π/4 इंटू आर। तो तुरंत हम लेंथ लिख सकते हैं।
आपके मन में ये क्यों रह जाए सोचने का एक कंफ्यूजन या मलाल आगे चल के कि सर आपने सॉलिड एंगल के बारे में कुछ नहीं कहा। एक काम करो, जाड़े के मौसम में जाओ, एक आइसक्रीम खरीदना, लेकिन उसमें कहना कि आइसक्रीम डाले नहीं, केवल उसके कोन लेके खाली देखो ध्यान से, और खाली कोन को भीतर झांक के देखो, और जिसमें आइसक्रीम अभी डालने वाले हैं। अब बताओ उसके एंगल को क्या आप 30 डिग्री बोलोगे? 30 डिग्री, 20 डिग्री या 100 डिग्री? नहीं, वहां एंगल बोलने के लिए कंफ्यूजन है। स्ट्रेट लाइन दो, जहां कट कर रहे हैं वहां एंगल बोलते हो। यहाँ तो एक ऐसा एंगल कुछ तो है, लेकिन यहाँ कुछ बोलना मुश्किल है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक तरीका ये सीजीपीएम वालों ने बताया। क्या कहा कि एक बड़ा सा स्फेयर सोचो, स्फेयर के सेंटर देखो यहाँ आइसक्रीम वाले कोन के पॉइंट पे, और यहाँ जो स्फेयर का सरफेस आएगा, स्फेयर का सरफेस आएगा, उस स्फेयर के सरफेस को ए कह दो या डेल्टा ए कह दो, छोटा सा एरिया, और ये रेडियस ले लो, और इस कोन में झांक के जो एंगल देखते हो उस एंगल को कहेंगे सॉलिड एंगल, और उस एंगल का सिंबल ये ओम जैसा ले लेते हैं, और ये लिख लेते हैं एरिया जो छोटा सा है, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। और एरिया अपॉन वहां क्या था, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यहाँ है वो कोन के ऊपर में जो आया है एरिया स्फीयर का, वो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। और इसका एसआई यूनिट क्या लिया गया? एसआई यूनिट स्टेरेडियन। लेकिन इसका यूज हम लोग 12th में कभी करें मे बी, वो भी तब जब सॉलिड एंगल का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पे जाके थोड़ा सा, वो भी कुछ बच्चे यूज करते हैं क्योंकि वो एडवांस के क्वेश्चन में यूज करने में मजा आता है। मेंस तक जो आईआईटी का पहला लेवल होता है वहां तक उसका कोई काम नहीं पड़ता। तो आपने एक डिफिनेशन एक्सटेंड किया, जो प्लेन एंगल था उसमें आर्क बाय रेडियस, क्योंकि सर्किल होता है एक प्लेन पर, जबकि स्फीयर होगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। वहां वर्ड यूज कर रहे हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि वो सॉलिड में डिफाइन किया गया है। स्फीयर में वो जो एक कोई छोटा सा एरिया कलर कर दो स्फीयर के सरफेस पे, और उसके किनारे किनारे वाले पॉइंट से स्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करो, तो एक कोन बन जाएगा। वहां जो एंगल बोलेंगे ना, वो बोलेंगे एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया भी मीटर स्क्वायर होगा, रेडियस स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर होगा, तो इनका यूनिट ये इसमें नहीं है। लेकिन सीजीपीएम वाला जिसको चाहे उसका यूनिट दे सकता है, क्योंकि उसके पास ऑथोरिटी है। तो उसने इसका ऐसा यूनिट क्या दिया? स्टेरेडियन। तो ये तो डिराइव नहीं हो रहा। सोचो क्या इसको हम डिराइव कर पा रहे हैं? नहीं, इनको अलग से कहा गया, ये डिराइव क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल भी नहीं है, इनको कहा गया सप्लीमेंट्री। क्योंकि ये डिराइव नहीं हो रहे, इनकी इंपॉर्टेंस के कारण इनके यूनिट दिए गए, सीजीपीएम वालों ने दिए, तो इनको डिराइव तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि डिराइव हो ही नहीं रहा, मीटर स्क्वायर कट गया। तो इनको कहा गया सप्लीमेंट्री। किन दो को कहा गया सप्लीमेंट्री? एक सॉलिड एंगल और एक प्लेन एंगल को कहा गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सर आप डिराइव्ड के बारे में क्या बोलोगे? डिराइव्ड के बारे में केवल एक लाइन बोल के मैं कंप्लीट करता हूं क्लास। डिराइव्ड क्वांटिटी तो उसकी क्या खासियत है कि जैसे हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड हम क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट हम जानते हैं मीटर और टाइम का सेकेंड, तो एसआई यूनिट इसका अपने आप डिराइव हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए ये डिराइव क्वांटिटी है। जबकि स्टेरेडियन आपने खास करके दिया, वहां सॉलिड एंगल प्लेन एंगल जो थे उनको हम नहीं डिराइव कर सकते हैं, उनके यूनिट वहां डिराइव करने में नहीं मिलेगा हमें। तो उन दोनों के लिए खास नाम यूज किया गया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। फंडामेंटल हो गए 7, 2 हो गए सप्लीमेंट्री, और बाकी सारे किस कैटेगरी में जाएंगे? डिराइव्ड कैटेगरी के में इनको हम रखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और इन आइडियाज में केवल इस पे फोकस करना स्टेप वाइज। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स है नेचर का स्टडी, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। दूसरा पार्ट, दूसरा डिफिनेशन है, इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। फिजिकल क्वांटिटी कौन है? जिनको मेजर कर सके। मेजरमेंट का मतलब स्टैंडर्ड को लेके कंपेयर करना, जैसे बोर्ड का लेंथ मेजर करना है तो स्केल लाओगे और उससे कंपेयर करोगे। जब भी आप मेजर करोगे वैल्यू तो उसमें 2 चीजें होंगी, एक नंबर एक यूनिट। नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। एक मेजर्ड वैल्यू में यदि यूनिट छोटा कर दोगे तो उसके न्यूमेरिक पार्ट बड़ा हो जाएगा।
फिर हमने आगे बात की कि ऐसे यूनिट्स की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्या लेंथ मेजर करने के लिए कुछ भी चलेगा, किसी का भी हाथ या किसी का भी लकड़ी का कोई भी टुकड़ा नहीं, तो उनकी कुछ खास हमने कंडीशंस बताए, 4 उसको हमने देखा कि नहीं प्रॉपर्ली डिफाइंड हो और उसके टाइम के साथ वैरी ना करे, सब उसको एक्सेप्ट कर लें, रिप्रोड्यूस आसानी से किया जा सके, ये सब। और फिर उसके बाद हमने कहा कि सीजीपीएम ऑर्गेनाइजेशन बनाया, पूरी दुनिया के लिए एक ही यूनिट होनी चाहिए, तो एक ही यूनिट होनी चाहिए, तो उस यूनिट को कहा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। और उसमें पिछले से चले आ रहे एमकेएस को एक्सटेंड कर दिया, 7 हो गए फंडामेंटल, 2 हो गए सप्लीमेंट्री, बाकी हो गए डिराइव। इन्हीं की चर्चा कंटिन्यू रहेगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।